उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई। इसी के साथ सारी पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात करें तो बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार निकाय चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। देखो, जो सबक एक बार नहीं कई बार सिखाए जा चुके हैं, वो इस प्रकार के दिवा स्वप्न देखने की उनको आदत पड़ चुकी है, देखते रहेंगे। रही बात पार्टी के कार्य तैयारी की, तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो लगातार अपने संगठन और विचारधारा के लिए काम करता रहता है। और खासकर अभी आपने देखा कि जब से उत्तर प्रदेश के हमारे नए अध्यक्ष और नए संगठन महामंत्री आए हैं, तो उससे पूर्व से ही लगातार काम चालू है। और उनके आने के बाद में लोगों ने नीचे संगठन का नीचे स्तर तक विस्तार करते हुए और एक मैकेनिज्म बनाया है कि कोई भी नेता टिकट फाइनल नहीं करेगा और नीचे के कार्यकर्ताओं का अपने सिस्टम के साथ में आएंगे बैठकर, और वो सारे लोग सामूहिक निर्णय होगा। तो इस प्रकार को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम भी किए गए, सामाजिक कार्यक्रम भी हुए, स्वच्छता के भी कार्यक्रम हुए, समरसता के भी कार्यक्रम हुए। तो इसको देखकर हम लोग कह सकते हैं कि भाजपा केवल चुनाव के लिए नहीं, बल्कि अपने संगठन और विचार के लिए, अपने देश के लिए लगातार काम करती रहती है। सर, अगर बात करें तो ये भी जानकारी आ रही है कई नगर निगम में मेयरों के टिकट काटे जाएंगे जो वर्तमान में है। कहीं सीट बदली है तो कहीं परफॉर्मेंस से पार्टी खुश नहीं है। नहीं, देखो, अब भाजपा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और यहाँ के ऊपर मैंने कहा ना कि कोई एक व्यक्ति तो निर्णय लेता नहीं है। तो एक अपना एक सिस्टम है पार्टी का, उस सिस्टम के तहत में वो ठीक है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है उसकी टिकट कटे, या किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, हो सकता है उसको दोबारा मिल जाए। तो लेकिन अब वो क्या है निर्णय, तो नेतृत्व तय करता है। इसमें हम लोग बहुत ना बोल सकते हैं और ना ही बोलना चाहिए भी। सर, किसको चुनौती मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको निकाय चुनाव में चुनौती देगी? देखो, उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। और निश्चित रूप से आप देखना कि जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन चुनाव में पूरी तरीके से लगेगा, जूझेगा। बहुत खैर होता है कि अब कोई टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं मिलती है, तो उनको भी एक बार हम लोग आपस में साथ में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन चुनौती हम किसी से नहीं मानते। मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मांग की है कि हर जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। देखो, अब वो तो कुल मिलाकर मुन्नी बदनाम हर बार होती है, तो उसी प्रकार से हर बार ईवीएम भी बदनाम होती है। तो कुल मिलाकर अब ये लोग हर चुनाव के हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ देते हैं। होता क्या था कि उत्तर प्रदेश में एक समय पर गुंडे अपराधियों का राज होता था। और ये गुंडे अपराधी माफिया, ये कभी समाजवादी पार्टी के साथ होते थे, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ होते थे। ये गुंडे माफियाओं के भय से, इनके आतंक से ये लोग वोट लूट लेते थे। बैलेट पेपर का राज हुआ करता था। उस बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, तो बैलेट पेपर गए, उससे पीठासीन अधिकारी से बैलेट पेपर छीन लिए, मोहर छीन ली, उसके बाद उसमें मोहर लगाकर उसको बक्से में डाल दिया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति। लेकिन आज ईवीएम आ गया, तो आज ईवीएम में तो एक टाइम लगता है, एक वोट से दूसरे वोट पड़ने में समय लगता है, और वो भी वोट तभी पड़ेगा जब पीठासीन अधिकारी बटन दबाएगा। तो कुल मिलाकर अब वो स्थिति हो नहीं सकती। और दूसरा, इन गुंडे माफियाओं की पूरी तरीके से कमर भी तोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो आज ये समझ गए हैं कि अब गुंडे माफियाओं को लाभ इनको मिलने वाला नहीं है, जातिवाद अब चलता नहीं है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी फेल कर दी गई है। तो अब अगर चुनाव हारना तय है तो ठीकरा कहाँ फोड़ेंगे, तो पहले से तैयारी ईवीएम के ऊपर फोड़ने की कर ली है। मायावती ने यह भी ऐलान किया कि अतीक अहमद के परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। कैसे देखते हैं उसके इस निर्णय को? हाँ, तो मिलना भी नहीं चाहिए ना। तो मायावती को जानती हैं कि अगर अतीक अहमद के परिवार की अब भी यदि वकालत करेंगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो अभी दायरे में आ जाएंगी। एक सवाल और है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बसपा ही जो गरीब हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए कार्य करती रही है। बीजेपी पासमानदा मुसलमानों के जरिए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके जो बीजेपी के नेता हैं वो मुसलमानों से विशुद्ध जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हैं। नहीं, देखो, मायावती जी ने जो कहा है कि उसमें वो तो ठीक बात है कि ये लोग हमेशा जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, मुसलमान के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति से किसका लाभ होता था? तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ होता था कठमुल्लाओं का, तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ होता था कट्टरपंथियों का, तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ होता था आतंकवादियों का, तुष्टीकरण की राजनीति से लाभ होता था मुस्लिम माफियाओं का, गुंडों का, दंगाइयों का। लेकिन कभी उसका लाभ नहीं मिलता था किसी गरीब मुसलमान को, किसी गरीब मजदूर को, किसी गरीब ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, किसी गरीब विद्यार्थी को कभी उसका लाभ नहीं मिलता था। और ये चीज़ जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है, और मैं तो इस बात को अपनी भाषा में बोलता ही हूँ, कम से खासकर मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इस बात को समझना भी चाहिए कि आज आप इन्हीं लोगों के राजनीतिक दलों के कारण से आपको राजनीतिक अछूत बना दिया गया है। कल आपने देखा कि यही अखिलेश यादव जो कभी टोपी पहन के रोजा अफ्तार कराते थे, आज वो टोपी पहनने की हिम्मत उनकी नहीं है। तो कुल मिलाकर कारण
कारण क्या है? तो कारण तो सीधा सीधा यही है ना कि तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध होने लगा है, और यही कारण है कि आज मुस्लिम कहीं ना कहीं आप तो देखो राजनीतिक रूप से अछूत हो गए हैं। तो माने कि हम तो उनके पास जाते नहीं, क्यों? क्योंकि वोट हमको देते नहीं है, तो हम उनके पास जाएंगे नहीं, वो उनके पास आएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि झक्का मरा के जाएंगे कहाँ, इनको तो वोट वहीं देना है, भाजपा के विरोध में देना है। तो कुल मिलाकर एक इस प्रकार की राजनीति से किसी का लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी इस बात को समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, दलित वोट बैंक की राजनीति चल रही है और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद तीनों 14 अप्रैल को महू पहुंच रहे हैं, वहां पे अम्बेडकर की जन्मस्थली से एक संदेश देने की कोशिश होगी। देखो, ये केवल सत्ता, कैसे सत्ता आ जाए, सत्ता के लालायित हैं, बुरी तरीके से लालायित हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अब जब 22 में बिल्कुल आंख बंद करके बैठे थे कि नहीं अब तो सत्ता हमको मिल ही जाएगी, चूंकि 5 वर्ष बाद परिवर्तन हो जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ हो, जिस प्रकार से आने दो 10 मार्च को, आने दो 10 मार्च को, तो मैंने पहले से ही जिनके नेता भी कि हम तो सूची बना के रखे हैं, तो जिनके इस प्रकार के भाव हों उनको सत्ता कहाँ से मिल जाएगी? गुंडों को सत्ता कहीं मिलती है? तो जब सत्ता इनको नहीं मिली तो आज इस प्रकार की स्थिति करने लगे। और रही बात, ये इनका दलित प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर अम्बेडकर जी से इनको इतना ही प्रेम है तो आप बताओ, आप 5 साल सरकार में रहे, अब 12 से 17 तक आपने क्या किया? जबकि 12 से 17 तक आपकी सरकार बनते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कितने गरीब दलितों के मकान फूंक दिए गए थे। जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई थी और ये लगने लगा था कि सरकार आ रही, इनकी बहुमत से आ गई है, तो कितने शाम तक कितने दलितों को मकान फूंक दिए गए, कितने दलित पत्रकारों को मारा गया, कितने दलितों की ज़मीनों पर कब्जा हुए, हत्या हुई और महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुए। और यही नहीं, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम उस समय पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हुआ करता था। उस मेडिकल कॉलेज का जो बोर्ड लगा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उस बोर्ड को तोड़कर जमीन पर गिराया, और गिराया ही नहीं, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, वहाँ के कन्नौज के, उन्होंने उसके ऊपर पेशाब तक की। इसका मीडिया रिपोर्टिंग भी है। और साथ में इतना ही नहीं, पहली कैबिनेट की बैठक में उसका नाम बदल दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो जिन्हें इतनी चिढ़ बाबा साहब के नाम से रही हो, जिनके समय पर गांव-गांव बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी गई हों, जिनके समय पर गांव-गांव गरीब दलितों की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए गए हों, उनको आज ये दलित प्रेम अगर इस प्रकार का उमड़ रहा है तो ये सत्ता प्रेम है, सब जानते हैं, रंगे सियार हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिन्होंने कई मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।